फिर से एक और न्यू वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का मॉडल पेपर जो कि हिस्ट्री का है, उसका सब्जेक्टिव का आंसर। तो वीडियो में बने रहें और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिनको भी अभी तक मॉडल पेपर प्राप्त नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लास 12 का और क्लास 10 का दोनों को दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लें मॉडल पेपर। सो आप लोगों का यह वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। तो हम लोग आज पहला पार्ट देखेंगे जिसमें आप लोगों का पहला में रहेगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और दूसरा में रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और पार्ट 2 में हम लोग देख लेंगे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन जो कि आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा और सारा का सारा 2 मार्क्स का आप लोगों का रहने वाला है। पहला प्रश्न दिया हुआ कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ विकसित हुई है। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता आप लोगों का सबसे पहले पाकिस्तान, फिर दक्षिण अफगानिस्तान, फिर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकसित हुई थी। आप लोगों का इतना लिख लेना है और 2 मार्क्स ले लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शक संवत का आरंभ किसने किया। तो इसका जो आंसर होगा, इस शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम लिखिए। तो जो नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम है उसका राइट आंसर हो जाएगा, नाट्य शास्त्र की रचना आचार्य भरत मुनि के द्वारा की गई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आप लोगों का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 34 नंबर, सांची के स्तूप की खोज किसने की। तो जो सांची का स्तूप की खोज की थी वह हो जाएगा 1818 ईसा पूर्व में जनरल टेलर ने की थी। हो सके तो आप लोग इसे कॉपी में भी जरूर नोट डाउन करते चलें, क्योंकि मॉडल पेपर से प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं उससे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों का दिया हुआ है कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की। आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर की पुस्तक की रचना फ्रांसिस बर्नियर ने की। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है कि सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले अलवार और नैनार संत थे। आप लोग इतना लिखेंगे और आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों का दिया हुआ है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी राजाओं की गुलबर्गा में राजधानी थी। और बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आप लोगों का कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो हो जाएगा, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आप लोगों का अब आते हैं सेक्शन बी में, जो कि आप लोगों का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप लोगों का रहने वाला है 3 मार्क्स का। तो आप लोग प्रश्न नंबर 39 में दिया हुआ है आप लोगों का कि अस्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखें। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया। तो ये था आप लोगों का अस्थायी बंदोबस्त। अब हम लोग इसका विशेषता देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। पहला पॉइंट में है कि अस्थायी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं तथा तालुकदारों के साथ किया गया। और दूसरा पॉइंट में लिखेंगे आप लोग कि इसके द्वारा उन्हें भूमि का स्वामी बना दिया एवं भूमि अधिकार स्वीकार कर लिया गया। तीसरा पॉइंट में
सो तीसरा पॉइंट में जमींदारों द्वारा सरकार को दिया जाने वाला वार्षिक लगान अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया। और आप लोगों का 4 पॉइंट में हो जाएगा कि जमींदार ग्राम में भूस्वामी नहीं अपितु राजस्व संग्राहक भी था। उन्हें आदेश दिया गया कि किसानों से लगान उनका मूल रूप से वसूल की गई धनराशि का केवल 1/11 भाग अपने पास रखें और 10/11 भाग सरकार को दे। 5वां पॉइंट में हो जाएगा जमींदार भूमि को विक्रय कर सकते थे अथवा गिरवी भी रख सकते थे। 6ठा पॉइंट में आप लोग लिख सकते हैं कि जमींदार द्वारा लगान की निर्धारित धनराशि का भुगतान ना किए जाने पर सरकार उसकी भूमि का कुछ भाग विक्रय कर लगान वसूली कर सकती थी। तो ये हो गया आप लोगों का अस्थायी बंदोबस्त क्या है और इसकी विशेषता है। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। तुर्की के मुसलमान को संसार के खलीफा अर्थात धार्मिक प्रमुख पद प्राप्त था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने यह घोषणा की कि युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन तथा खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रिटेन की इस घोषणा से भारतीय मुसलमानों को ठेस पहुंचा, अतः उन्होंने ब्रिटेन के खलीफा आंदोलन चलाने का निश्चय किया, जो खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया। चूँकि यह खलीफा पद के संरक्षण के पक्ष में किया गया आंदोलन था। तो ये था आप लोगों का खिलाफत आंदोलन। और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न में आप लोगों का दिया हुआ है अभिलेख से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है। तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेख में इनके निर्माण तिथि भी खुदी होती है तथा जिन पर नहीं खुदी होती है उनका काल निर्धारण लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। भारत में प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में है, सम्राट अशोक ने बनवाया। सो इसका अब हम लोग महत्व जानते हैं। सो महत्व में पहला में हो जाएगा अभिलेख प्राचीन काल के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रामाणिक और विश्वसनीय स्रोत होते थे क्योंकि ये समकालीन होते हैं। दूसरा पॉइंट में हो जाएगा कि अभिलेख बनवाने वाले के अभिलेखों से शासक, यहाँ हो जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ शासक हो जाएगा, शासक विचार, राज्य विस्तार, उपलब्धियां, चरित्र और जन भावना का पता चलता है। और आप लोगों का तीसरा नंबर पॉइंट में हो जाएगा अभिलेखों से तत्कालीन धर्म, संस्कृति, रीति रिवाजों की भी जानकारी हमें मिलती है। तो ये आप लोगों का हो गया अभिलेख से क्या समझते हैं और अभिलेख का महत्व। आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 42 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण दीजिए। तो आंसर हो जाएगा कि मध्यकालीन भारतीय कृषि समाज में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित प्रकार से थी। तो पहला में हो जाएगा खेतीहार परिवारों से संबंधित महिलाएं कृषि उत्पादन में सक्रिय सहयोग प्रदान करती थी तथा पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करती थी। ये पहला पॉइंट हो गया आप लोगों का। दूसरा पॉइंट में पुरुष खेतों की जुताई और हल चलाने का काम करते थे, जबकि महिलाएं मुख्य रूप से बुआई, निराई और कटाई का काम करती थी। और तीसरा पॉइंट में हो जाएगा साथ ही साथ पकी हुई फसल का दाना निकालने में भी सहयोग प्रदान करती थी महिलाएं।
सो यह हो गया आप लोगों का 42 नंबर प्रश्न का आंसर, कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का विवरण। सो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कमेंट में आप लोग जरूर बोले कि हम लोगों को नेक्स्ट सेट का भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कीजिए। 45 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों का वर्णन करें। तो संविधान सभा के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई, जिनमें प्रमुख थी। पहला में हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ संविधान समिति। तीसरा पॉइंट में हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति। और 5 नंबर पॉइंट में हो जाएगा भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किताब उन हिंद पर एक लेख लिखें। सो यह प्रश्न कभी कभी 5 मार्क्स में भी पूछ दिया जाता है, तो कभी कभी 3 मार्क्स में भी। तो 3 मार्क्स में पूछा है तो इसका हम लोग मतलब थोड़ा कम ही लिखना है। तो इसमें पहला हम लोग लिखेंगे कि किताब उल हिंद। उसके बाद पुस्तक की रचना अल-बरूनी ने सुल्तान महमूद गजनबी के शासनकाल में की थी। अल-बरूनी ने इस पुस्तक की रचना अरबी भाषा में की थी और यह 80 अध्यायों और उप अध्यायों में विभक्त था। इस पुस्तक से महमूद गजनबी के आक्रमण के समय के भारतीय समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अल-बरूनी अपनी पुस्तक में भारतीय समाज, रहन सहन, खान पान और वेशभूषा, सामाजिक प्रथाओं, त्योहार, धर्म, दर्शन, कानून, अपराध, दंड, ज्ञान, विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, चिकित्सा, रसायन, दर्शन आदि वर्णन करते हैं। वे भारत में प्रचलित विभिन्न संवतों, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, महत्वपूर्ण नगरों और उनकी दूरी का भी उल्लेख करते हैं। और इस पुस्तक से तत्कालीन राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती है, परंतु भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए किताब उल हिंद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये आप लोगों का हो गया 44 नंबर प्रश्न का आंसर। और 45 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कि महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। सो उत्तर महाभारत के महत्व। सो पहला पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि महाभारत भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के विकास का लेखा जोखा है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि यह एक बहुआयामी ग्रंथ है। तीसरा पॉइंट में हो जाएगा समाज के सभी अंगों जैसे राजनीतिक, धर्म, दर्शन तथा आदर्श की झलक मिलती है। चौथा नंबर पॉइंट में हो जाएगा इनमें युद्ध और शांति सद्गुणों की व्याख्या दी गई है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है कि आम लोग का विभाजन किस तरह देखते हैं। तो आम लोग का विभाजन आंसर में होगा कि आम लोग विभाजन को भिन्न भिन्न नज़रों से देख रहे थे। पहला पॉइंट में कुछ लोगों को लगता था कि शांति की स्थापित होते ही वे अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। वे इसे कोई अस्थायी प्रक्रिया नहीं मान रहे थे। दूसरा नंबर पॉइंट में हो जाएगा विभाजन के दंगों से बचे कुछ लोग इसे मारामारी, मार्शल लॉ, रौला, हुल्लड़ आदि शब्दों से संबोधित कर रहे थे। तीसरा पॉइंट में हो जाएगा कुछ लोग इसे एक प्रकार का गृह युद्ध मान रहे थे। और चौथा पॉइंट में हो जाएगा कि कुछ ऐसे भी लोग थे जो स्वयं को उछला हुआ और असहाय अनुभव कर रहे थे। उनके लिए यह विभाजन उनसे बचपन की यादें छीनने वाला था तथा मित्रों तथा रिश्तेदारों से तोड़ने वाला मान रहे थे। सो आप लोगों का ये पार्ट 1 का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को पार्ट 1 अच्छा लगा वीडियो तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि पार्ट 2 का भी वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।